नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और जैसा कि शाम को वादा था कि अभी इस वीडियो में मोदी जी ने जो कल बड़ा मैसेज लिखा था कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए क्योंकि शासन में मेरा 25वां साल शुरू हो रहा है, यानी कुल मिला के सत्ता नशीं हुए, गद्दी नशीं हुए 25वां साल मोदी जी को शुरू हो रहा है। 24 साल पूरे हो गए। तो फिर हमने कहा चलिए गुजरात चैप्टर छोड़ दीजिए, गुजरात चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है और गुजरात चैप्टर बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। क्यों ना मोदी जी का राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के तौर पर जो एक दशक में मोदी जी ने इस देश को दिया है या इस देश ने मोदी जी के प्रधानमंत्री के तौर पर हासिल किया है, उसका जिक्र किया जाए। उसके लिए आपको उस एक दशक को 7 अलग अलग बिंदुओं से देखना होगा। 7 बिंदुओं को मैंने नापा है, तब इतने सारे कागज़ निकले। सोचिए कहीं और भी बिंदु में देखता तो कितने सारे कागज़ निकलते, कितना लंबा वीडियो होता। उस 7 बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु वही है जो मैंने जिस पे शाम को वीडियो बनाया था, वो है मीडिया। कहा जाता है कि शासन यानी गवर्नेंस या हुकूमत, किसी भी देश में ये गवर्नेंस रूल से चलती है। कहीं डिक्टेटर के रूल होते हैं, कहीं लोकतांत्रिक रूल होते हैं, और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के रूल के हिसाब से ही चलता है। लेकिन पिछले 10 सालों में डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच के फर्क को मिटाने की बहुत कोशिश की गई और बहुत तेजी से निपटाने की कोशिश की गई। लोकतंत्र को खत्म करने की जबरदस्त तरीके से कोशिश की गई और लोकतंत्र के जो मसीहा हैं उनके कंट्रीब्यूशन को भी मिटाने की ज़बरदस्त कोशिश की गई। चाहे वो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे अंबेडकर हो, कोई भी हो, सबके कंट्रीब्यूशन को नकारने की कोशिश की गई। और जिन्होंने इस देश को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें गौरवान्वित या उन्हें उनका महिमा मंडन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शायद 10 साल पहले इस देश में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस देश में एक दिन गोडसे जिंदाबाद के नारे लगेंगे। सपने में भी नहीं सोच सकता था कोई 10 साल पहले। लेकिन आज वो सपना हकीकत, जो सपने में भी नहीं आया, वो हकीकत में हो गया है। गोडसे जिंदाबाद के नारे लगते हैं। सावरकर को वीर कहा जाता है। अभी प्रधानमंत्री ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक सिक्का जारी किया था। तो किसी ने बहुत सही कहा सोशल मीडिया पे कि वो जो सिक्का 100 रुपये का सिक्का है, वो 100 रुपये का नहीं, 60 रुपये का सिक्का होना चाहिए था, क्योंकि उसमें जो है वो फोटो भी भारत माता की कह के संघ ने अपनी माता की लगा दी, क्योंकि झंडा हाथ में तिरंगा नहीं, संघ का झंडा भगवा है। तो कहा किसी ने कि 100 रुपये का सिक्का नहीं, वो 60 रुपये का सिक्का होना चाहिए था, क्योंकि सावरकर को पेंशन, जो सावरकर पेंशन लेते थे अंग्रेज़ हुकूमत से, वो 60 रुपये ही लेते थे। तो ये हालत है। तो उस लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप में के बीच में जो रूल्स काम करते हैं, उन रूल को किस तरह से तोड़ा गया और उन रूल को ना तोड़ा जाए, इसका जो वॉचडॉग का काम करते थे संस्थान, उन संस्थानों की क्या गत हुई है, ये हम सबको मालूम है। और उसमें सबसे पहला नाम आता है मीडिया का। इसीलिए मैंने कहा जिसने नहीं देखा है वो मेरा शाम वाला वीडियो देखिएगा कि मीडिया को किस हालत में पहुंचा दिया गया है, कि मीडिया आज छटपटा रहा है इस गोदी मीडिया के टैग से बाहर निकलने के लिए, अपनी विश्वसनीयता जो खो चुकी है बुरी तरह, उसको किसी तरह से वापस हासिल करने के लिए जो सही में पत्रकारिता करना चाहते हैं वो मीडिया हाउस बाहर निकलने के लिए आतुर हैं। तो उस पॉइंट को छेड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, जो हम शाम को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका दूसरा बिंदु है फेडरलिज्म पर, जो अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक चोट करने की कोशिश की जा रही है, और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आपको याद है पिछले 10 साल में जितनी राज्य सरकारें गिरी हैं विपक्ष की, जितने पार्टियां टूटी हैं, भारत के इतिहास में कभी इतनी पार्टियां ना टूटी थी, ना इतनी सरकारें गिरी थी। जब उससे भी दिल नहीं भरा सरकार का, तो एक नया पैंतरा निकालने की कोशिश कर रही है। और ये वो बिल याद है आपको, संसद में आया था, जिसके हिसाब से अगर कोई भी
मुख्यमंत्री मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये इस देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस देश में हम सब ने इसे दशक में देख ली कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो बिना चार्जशीट फाइल हुए, बिना कुछ ऐसे हुए महीनों क्या सालों जेल में रहे। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के नेता सबसे बड़ा उदाहरण है, जो मेरे ख्याल से 2-2.5 साल जेल में रहे और अब कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, मामला खत्म किया जा रहा है। अगर ये नया कानून आ जाए उस हिसाब से तो सत्येंद्र जैन की कुर्सी तो 1 महीने में ही चली जाती है। किसी भी विपक्षी को, किसी भी आवाज़ उठाने वाले को बड़े से बड़ी धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ताज़ा उदाहरण है सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा दिया गया और एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 30 दिन के अंदर उन्हें बेल मिल जाए। मुझे उम्मीद बहुत कम है। अब सब सोचिए, अगर सोनम वांगचुक मुख्यमंत्री होते किसी प्रदेश के, लद्दाख के से, और वो जो कानून सरकार पास लाना चाहती होता, तो सोनम वांगचुक की तो मुख्यमंत्री की कुर्सी गई थी। बाद में भले ही यही सरकार कह दे कि हमें इनके खिलाफ, कुछ एजेंसीज कह दे कि हमें ज़्यादा सबूत नहीं मिले, मामला ख़त्म कर दे, लेकिन एक बार के लिए मकसद में कामयाब बीजेपी। क्योंकि बहुत से राज्यों में लीडर बेस्ड पार्टियां हैं, जैसे ममता बनर्जी है, जैसे डीएमके है, जैसे आप काफ़ी हद तक आम आदमी पार्टी को मान सकते हैं, जैसे आप आरजेडी को मान लीजिए, जैसे आप अखिलेश यादव की पार्टी को मान लीजिए। ये जब भी जीतेंगे अपने राज्य में, जहाँ जहाँ जो जीते हैं या जीतेंगे, वो इन सबसे बड़ा चेहरा ये होंगे, मुख्यमंत्री यही होंगे। अब सपोज ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाता है और 30 दिन के अंदर एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया जाता है जिसमें बेल के चांस ही नहीं है, क्योंकि अब तो सिस्टम भी इनका अपना है, निचली तो अदालतें भी इनकी अपनी हैं। 30 दिन बेल नहीं मिलेगी, 31वें दिन ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा या छोड़ना पड़ेगा। फिर टीएमसी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो ममता बनर्जी की जगह ले सके। पार्टी में सीट फुटेबल अलग से होगा और बीजेपी के लिए पार्टी को तोड़ना आसान होगा, पार्टी तोड़ के अपनी सरकार बनाना आसान होगा। ये सभी पार्टियों में यही है। उसका कोई इलाज नहीं निकाल पा रही थी, तो इसलिए ये एक तरह का जो है वो कानून, तानाशाही वाला कानून लाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये आ गया तो ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी बीजेपी के लिए, कल को अगर ये बदल भी जाती, किसी और पार्टी की सरकार आती है, वो भी इस कानून का ऐसा ही भेजा इस्तेमाल करेगी, जो जुडिशरी है जिसको कहते हैं हम। लेकिन जुडिशरी को किस तरह से अपने कंट्रोल में लाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन वह मुश्किल थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट अभी कहीं कहीं बचता हुआ नज़र आता है, नीचे तो नहीं बचा है, खैर ये तो बात तय है। लेकिन उसकी कोशिश देखिए कैसे थी। 2014 में सबसे पहले ये सरकार एनजेसी कानून लाई थी। मकसद था कि जजेस की जो नियुक्तियां थी उससे कोलिजियम सिस्टम हटाकर सरकार एक कमेटी बनाए जो जजों की नियुक्ति करे। अगर वो हो जाता तो आज आपको लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ और सिर्फ संघ से जुड़े लोग जज नज़र आते, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आज की डेट में हो चुका है, शिक्षण संस्थानों में हो चुका है। जो भी टॉप पोजीशन है उसमें संघ से जुड़े लोगों का कब्जा है। आप कहीं नज़र दौड़ा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ संघ के लोग आपको वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स, इन पदों पर मिलेंगे। और अगर ये हो जाता है एनजेसी वाला, तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही सीन देखने को मिलता, तब शायद ये जस्टिस गवई वाला मामला होता ही नहीं। तो फिर देखिए, फिर इस सरकार ने क्या खेल किया कि जो जजों की नियुक्ति का जो कॉलेजियम भेजता है सुप्रीम कोर्ट से जजों की नियुक्ति का, उस फाइल पर बैठ जाती है और उस फाइल पर कई महीनों तक बैठी रहती है। आलम यह है कि देश में इस वक्त 2023 का आंकड़ा बता रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा है, 2023 में 300 से ज़्यादा जजों के पद खाली थे। 300 से ज़्यादा जजों के पद खाली थे, यानी जिस देश में ऑलरेडी लाखों मामले पेंडिंग है, 7 लाख से ज़्यादा मामले तो सिर्फ हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, वहाँ पर 300 जजों की कोर्ट खाली समझ लीजिए आप, क्योंकि 300 जजों की कमी है। ये हाल है। फिर उसके बाद कैसे बदला लिया मैं बता रहा हूँ आपको भी,
कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयोग, एक और जो संस्था जो वॉचडॉग का काम करती है, जो लोकतंत्र बचाने, लोकतांत्रिक सिस्टम के सबसे मजबूत अहम क्या होती है, चुनाव प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया को बचाने का जिसका काम होता है वो होता है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया तो एक कानून के तहत सीजेआई को बाहर करके अपने ही मंत्री को शामिल कर दिया, यानी 2 वर्सेस 1। तो जो सरकार चाहेगी वही चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे, और जो चुनाव आयुक्त सरकार की मर्जी से नियुक्त होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे अभी हैं, और जिनको लेकर राहुल गांधी ने बाकायदा एक वोट चोरी का पूरा कैंपेन चलाया हुआ है, और जो पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं चुनाव आयुक्त फिर इसी तरह के होते हैं। फिर आप आइए अगले बिंदु पर, जो और मोदी सरकार में हासिल इस देश को हुआ, वो ये है कि 2020 तक इस सरकार ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि आंकड़े सरकार छुपाती, आंकड़े देती नहीं है, तो जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं मैं वो तब तक के आंकड़े आपके सामने लाया हूँ। 2020 तक भारत लगातार 6 साल इंटरनेट शटडाउन मामले में दुनिया में नंबर 1 रहा 2020 तक, यानी डिजिटल डिक्टेटरशिप जिसको आप कह सकते हैं, वो एक तरह से कि लगातार 6 साल तक इंटरनेट शटडाउन में भारत नंबर 1 रहा है। और शायद अभी भी जहाँ भी थोड़ी सी कोई दिक्कत होती है सरकार सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन करती है, और इंटरनेट का ज़रिए लोगों में कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम रोक देती है। फिर अगले पॉइंट को समझना भी ज़रूरी है, वो ये है कि सरकार जब आती है, कोई नई सरकार आती है, तो सबसे ज़्यादा उम्मीद से अगर कोई उस सरकार को देखता है तो वो होता है समाज का सबसे दबा कुचला वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग। वो बड़ी उम्मीद से देखता है कि अब ये सरकार शायद हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। लेकिन पिछले एक दशक में इस देश में किसी वर्ग ने सबसे ज़्यादा सहा है तो वो है अल्पसंख्यक और दबे कुचले जो वर्ग है, इन्हें और दबाया गया है। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, कितना ही बता देंगे। रोज़ाना कभी मॉब लिंचिंग के रूप में, कभी मस्जिदों में मंदिर ढूंढने के रूप में, कभी जिहाद के रूप में, हर जगह देखने को मिलता है। और अब आलम यह है कि हिंदू मुसलमान करते करते थक गए हैं, ये चलना बंद हो गया, तो अब अपर कास्ट लोअर कास्ट का जो राजनीति है वो कर रही है ये बीजेपी। ये सरकार आंख मूंद के बैठी है। उसी का नतीजा है कि रायबरेली में एक दलित को डंडों से पीट कर मार दिया जाता है, और अंत में उसके मुंह से राहुल गांधी का नाम निकलता है। देश के सबसे बड़े पद पर जो बैठे हैं उन्हीं की अदालत में जूता फेंकने की कोशिश की जाती है उन पर, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जिसे कहा जा रहा है कि सनातन धर्म को ठेस पहुंची है। सनातन धर्म को ठेस पहुंची है, और इसलिए भी उन्हें निशाना बनाया गया क्योंकि वो चीफ जस्टिस दलित हैं और बौद्ध धर्म को मानते। ये इस देश का हासिल है इस पिछले एक दशक में। इस देश को 75 साल, मतलब आप ये मान के चलिए 47 से लेकर 14 तक आप गिन लीजिए, 50, 60, 65, 67 साल, 67-68 साल लगे थे यहाँ तक पहुँचने में कि ये संदेश घर घर तक पहुँच जाए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। स्कूल में पढ़ाया जाता था, आपके दीवारों पर लिखा होता था, सरकारी विज्ञापनों में स्लोगन होता था। धार्मिक एकता बड़ी मुश्किल से इस देश में आई थी, लेकिन इस एक दशक ने उस 68 साल की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब फिर से जब भी शुरू होगा ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये हासिल है पिछले एक दशक में इस देश को जो हासिल हुआ है। और सबसे बड़ी बात, संविधान, जैसा मैंने कहा, रूल्स और संविधान से चलता है देश, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है।
और संविधान की, भारत के संविधान की मूल भावना क्या है? भारत के संविधान की मूल भावना है सबको बराबर के हक, सबको एक जितने हक, एक जैसा हक। लेकिन जब ये सरकार ने संविधान में 2024 में, शायद हाँ 24 में, सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्दों को, जिसके प्रियम्बलम से हटाने की कोशिश की, उस दिन शायद काफ़ी लोगों को ये एहसास नहीं हुआ, लेकिन हकीकत ये थी कि उस दिन इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम पर सबसे तगड़ा झटका था। क्योंकि अगर आपके संविधान के प्रियम्बलम से ये सेकुलर और ये दूसरा सोशलिस्ट सब निकल जाते हैं, खास करके सेकुलर, तो इसका मतलब आप एक माइनॉरिटी धर्म को निशाना बनाने के लिए खुली छूट दे देते हो। ये मीडिया को गोदी मीडिया बनाने के बाद दूसरी कामयाबी जो देश को दी मोदी जी ने, जो देश ने हासिल किया मोदी जी के अंडर, मेरे हिसाब से ये था। अब जैसे मैंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में संस्थाएं जो होती है वॉचडॉग का काम करती है। इस देश में न मीडिया को वॉचडॉग रहने दिया, और संस्थाओं का, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इन संस्थाओं का कैसे रूप बदल दिया गया है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईडी ने 2014 के बाद जितने भी मामले दर्ज किए हैं उसमें 95% विपक्ष के नेताओं पर थे, 95% अपोजिशन लीडर्स पर केस थे, 5% ही सत्ताधारी पार्टी के लोग थे। उसमें भी गोया देखिए कि जिन 25 विपक्षी नेताओं पर, बड़े नेताओं पर ईडी ने मामले दर्ज किए थे, उनमें से जो शामिल हो गए, जो 25 नेता जो जिन पे ईडी और सीबीआई के इस तरह के मामले चल रहे थे, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए, उनमें से 23 पर मामले या तो बंद हो गए हैं या ठंडे बस्ते में चले गए हैं, यानी 90% मामले निपट गए हैं उन 25 लोगों के, जो 25 लोग इन ईडी सीबीआई के मामलों की वजह से बीजेपी की गोद में बैठ गए। ये हासिल है 10 साल में, मोदी जी के इस दशक में, इस देश को, जो इस नज़रिए से, इन बिंदुओं के नज़र से अगर आप देखो तो देश ने ये हासिल किया है। इसके अलावा अगर कुछ और हासिल किया है तो वो है मोदी जी के दुनिया भर के बेहिसाब दौरे, मोदी जी के महंगे शौक, मोदी जी के बेतहाशा वीडियोस, बेतहाशा फोटोग्राफी, जो सरकारी आर्काइव में मेरे ख्याल कई बिल्डिंगें फुल हो गई होंगी, उनको इतना आर्काइव हो गया, ये हासिल हुआ है। और बाकी शोशेबाजी दुनिया भर की हुई है। G20 को जो रेगुलर उसमें मिली थी, उसे अपनी कामयाबी बताया जाता है, उसके लिए गरीबों को ढक दिया जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े शेड खड़े कर दिए जाते हैं, यही सब हासिल है। इसके अलावा विश्व गुरु 56 इंच, इसके अलावा और कुछ नहीं। विदेश नीति के नाम पे फेल, आर्थिक नीति के नाम पे फेल, डिफेंस नीति के नाम पर फेल, सब चीज़ों में फेल, होम मिनिस्ट्री के नाम पर भी फेल। पहला देश का होम मिनिस्टर मैंने देखा ऐसा जो खुद कहता है कि इस देश में घुसपैठिए घुस गए हैं, इस देश में बहुत घुसपैठी है। 11 साल से सत्ता में आप फिर भी कह रहे हो इस देश में बहुत घुसपैठी हैं, तो सबसे पहले जिन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए वो इसे अपना विक्टिम कार्ड बना रहे हैं। ये भी इस देश में इस 10 साल में हासिल हुआ है। नमस्कार।